नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो चुनावों से पहले बीजेपी को किससे डर लग रहा है? क्या उसे नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस से हारने का डर लग रहा है, या फिर पार्टी के ही अंदर खाने में सत्ता के जो नए केंद्र बनने लगे हैं उससे पार्टी आलाकमान चिंतित है? क्या बीजेपी के भीतर ताकतवर होते कुछ पुराने नेताओं से अब पार्टी के दिग्गजों को चुनौती मिल रही है? क्या इसीलिए बीजेपी में अब ताकतवर होते नेताओं के पर कतरने की कोशिश शुरू हो गई है? ये सारे सवाल दरअसल बीजेपी संसदीय बोर्ड में हुए फेरबदल से उठे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन कर लिया है। आज संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव करते हुए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, इन दोनों को संसदीय बोर्ड से, केंद्रीय संसदीय बोर्ड से बीजेपी ने हटा दिया है। इन दोनों नेताओं को 15 सदस्यों वाली केंद्रीय चुनाव समिति में भी जगह नहीं मिली है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया है और साफ है कि फडणवीस को महाराष्ट्र में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने का इनाम मिला है। वहीं नितिन गडकरी को शायद पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देने की सजा मिली है। आपको याद होगा कि गडकरी ने कुछ दिनों पहले पद के लालच में कांग्रेस छोड़कर आने वालों को नसीहत दी थी। उन्होंने मजबूत विपक्ष को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया था। ये सारी बातें शायद बीजेपी आलाकमान को रास नहीं आई। शिवराज सिंह चौहान का भी कद घटाने की कोशिश इस बार हुई है। एक वक्त था जब शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी की तुलना होती थी और ये दावा किया जाता था कि जब मोदी जी पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं हो सकते। शिवराज सिंह चौहान पीएम उम्मीदवार तो नहीं बन पाए और 2 साल पहले ऑपरेशन लोटस की वजह से सीएम बन गए। हालांकि उससे पहले लगातार 13 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर शिवराज सिंह चौहान आसीन रहे हैं। लेकिन अब जब एक छीनी हुई या तिकड़मों से हड़पी हुई सत्ता के मुखिया बनकर शिवराज बैठे हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत नहीं हो पा रही है और प्रशासनिक नाकामियां भी नजर आ रही हैं। इसीलिए बीजेपी उन्हें अघोषित दंड दे रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन भी, और अभी जो सरकार बदली है बिहार की, जहां से सरकार से, सत्ता से बीजेपी बेदखल हुई है नीतीश के कारण और तेजस्वी के कारण, वहां वो जो पुरानी सरकार थी उसमें शहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें भी जगह नहीं दी गई है। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में, पहले जो शहनवाज हुसैन हैं वो बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति में हुआ करते थे, उसमें अब इस बार नहीं है। लेकिन अब शहनवाज हुसैन न मंत्री हैं और न ही केंद्रीय चुनाव समिति में रह पाए हैं। बिहार में उनकी उपयोगिता कैसे साबित होती है, शायद बीजेपी इसका इम्तिहान ले रही है। कर्नाटक से बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। कर्नाटक में सीएम पद से हटाए गए येदियुरप्पा इन दिनों खफा दिख रहे थे। अब पार्टी उनके जरिए कर्नाटक में 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव को साधने की रणनीति बना चुकी है। असम में सर्बानंद सोनोवाल, जी हां, आप याद कीजिए चुनाव जो असम में पिछले साल हुआ, उस चुनाव के पहले सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, लेकिन अब वो सीएम नहीं हैं। तो सीएम पद पे ना रहने के बाद उन्हें दोबारा जो सीएम बीजेपी नहीं बनाई, लेकिन संसदीय बोर्ड में सर्बानंद सोनोवाल को शामिल कर लिया गया है, जिससे सोनोवाल का पार्टी में कद बढ़ गया है, ये कहा जा सकता है। तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड में पहली बार किसी सिख चेहरे को भी शुमार किया गया है। पंजाब के बीजेपी नेता, पूर्व आईपीएस और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड में शामिल किया है और बीजेपी इसके जरिए पंजाब में अपनी पार्टी को मजबूत करने का दांव चल रही है। तो इस फेरबदल से जाहिर होता है दोस्तों कि बीजेपी ने चुनाव से पहले एक बड़ा रणनीतिक फेरबदल किया है, जिसमें अलग अलग राज्यों को साधने की चाल तो नजर आ रही है, साथ ही बीजेपी का डर भी जाहिर हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस फेरबदल से पार्टी में दो फाड़ होगा? जिन नेताओं का पर कतरा गया है, क्या वो शांत रहेंगे या फड़फड़ाएंगे या कहीं और जाकर ऊंची उड़ान भरेंगे? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। ये सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और नितिन गडकरी की बात आज जरूर करना हम चाहेंगे और खूब करना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ लग रहा है ये सब कुछ जो रिफ्लेक्शन है वो नितिन गडकरी के कारण। इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अभी 101 बुखार से तप रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी बैठे हैं, और शिवराज सिंह चौहान हों, क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक बुखार में हैं, और इनसे अभी बात हो भी रही थी कि आप इसके बाद अपना वक्तव्य देने के बाद आप आराम कीजिएगा। कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप आराम फरमाएं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं, और साथ में हमारे 3 वरिष्ठ साथी और जुड़े हुए हैं। दीपक कुचगवे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लंबा वक्त इन्होंने पटना में, बिहार में और वहाँ पत्रकारिता में गुजारा है, और उसके बाद सीधे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक कुचगवे जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं प्रोफेसर रविकांत जी को, इनकी बेबाकी को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी भी। सुनील शुक्ल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत है हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। चर्चा को आगे बढ़ाएं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज चर्चा यही कि क्या बीजेपी डर गई है, इसलिए, और किससे डर रही है बीजेपी, और क्या कारण है कि भाजपा में जो फेरबदल हुआ है उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है, उसमें शहनवाज हुसैन का नाम नहीं है। आखिर ऐसे दिग्गजों का नाम क्यों नहीं है, ये समझने की कोशिश 2024 से पहले बीजेपी तैयारी कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में फेरबदल करके, सत्ता से बेदखल करके बीजेपी को जो जबरदस्त चुनौती दी है, पटखनी दी है, उससे बीजेपी चारों खाने चित दिखाई दे रही है। ये तो साफ मानिए आज की तारीख में, और उसकी तैयारियां चल रही हैं। वो तैयारियां कितनी मजबूती देंगी बीजेपी के अंदर खाने, बीजेपी को खुद को, या बीजेपी अलग अलग धरों में बटेगी? क्या नितिन गडकरी को बाहर रखना, एक ऐसे नेता को जो साफ गोई के लिए जाना जाता है, उनको बाहर रखना, न उम्र के तकाजे पे वो 75 पार के हैं, और न ही वो किसी ऐसे भ्रष्टाचार या किसी और चीज़ों से लिप्त रहे हैं, या उनके ऊपर किसी तरह का दाग हो, ऐसा पिछले 8 साल में नहीं रहा है। काम के मामले में, और जितने भी सर्वे हुए, उस सर्वे में केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्रियों की सूची निकलती है कि कौन टॉप पे है, तो पहला नाम नितिन गडकरी का आता है। लेकिन नितिन गडकरी को बाहर रखा गया, क्यों रखा गया, इस सवाल को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले नितिन गडकरी के 1-2 बयान को सुन लेते हैं। एक पहला बयान सुनाना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले का है, मराठी में। जो साथी मराठी समझते हैं वो समझ लेंगे जो कुछ कह रहे हैं। राजनीति के बारे में कह रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं, देश की राजनीति के बारे में कह रहे हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं, उनके बयान के बाद, उनके वक्तव्य के बाद उसका सार मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजनीति के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में नितिन गडकरी। प्रश्न आहे राजकारण या शब्दाचा। आता खऱ्या अर्थाने या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। राजकारण हे समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे? जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं। आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो। त्यामुळे पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं राजकारण हे प्रभावी अंग आहे। आणि म्हणून या राजकारणामध्ये राहत असताना शिक्षण क्षेत्र असेल, साहित्य, संस्कृती, कला, पर्यावरण या सगळ्या विषयाकरता काम केलं पाहिजे। त्याकरता स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन काम करून समाजाला दिशा दिली पाहिजे, या भावनेतून गिरीश भाऊंनी आपलं संपूर्ण जीवन व्यतीत केलं। संस्कृतमध्ये जसं मगाशी मी ज्या गीताचा उल्लेख केला तसं एक दुसरं सुंदर गीत वर्णेकरांचं आहे, आणि वर्णेकरांचं ते गीत आहे, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। संपूर्ण गीत फार सुंदर आहे। आणि आजकाल मला वेळ मिळाला, बऱ्याच वेळा विमानात याच्यात जुन्या गोष्टी गीतं ऐकत असतो, लता मंगेशकर पासून सगळ्यांची। आणि विशेषतः शब्दांचा आनंद जो असतो तो माणसाच्या मनावर संस्कार करत असतो।
त्यामुळे गिरीश भाऊंच्या संपूर्ण जीवनामध्ये त्यांनी पर्यावरण तो ये सुन रहे थे आप, मराठी में बोल रहे थे, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और एक बात, कुछ चीज़ें इनसे जुड़ी हुई, कुछ चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन वो आप तक हम रख रहे हैं कि महात्मा गांधी के समय, ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश, समाज और विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या ये समाज, देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है? राजनीति गांधी के युग से ही सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है। उस समय राजनीति का इस्तेमाल देश के विकास के लिए होता था। आज की राजनीति के स्तर को देखें तो चिंता होती है। आज की राजनीति पूरी तरह से सत्ता केंद्रित है। मेरा मानना है कि राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधार का एक सच्चा साधन है, इसीलिए नेताओं को समाज में शिक्षा, कला आदि के विकास के लिए काम करना चाहिए। बहुत सारी बातें और भी उन्होंने कही हैं, लेकिन एक छोटा सा अंश ये भी आप तक पहुंचाने के लिए कि कैसे गांधी से जोड़ रहे हैं और सामाजिक राजनीतिक चेतना की बात कर रहे हैं और कह रहे थे कि ऐसे में जो समाज का विकास नहीं करना चाहता उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नितिन गडकरी ने कही थी। लेकिन इसके बाद कुछ दिन पहले और उन्होंने एक हिंदी में जो भाषण दिया है वो भी आप तक पहुंचाना चाहूँगा। फिर आप तमाम बुद्धिजीवी, हमारे वरिष्ठ साथियों के बीच आना चाहूँगा कि नितिन गडकरी को आखिर क्यों बाहर निकाला गया, साफ गोई के लिए क्यों जाने जाते हैं नितिन गडकरी, और यही जो साफ गोई है क्यों आला कमान यानी कि जो वरिष्ठ लोग हैं बीजेपी के, उनको क्यों चुभता है, ये समझने की कोशिश। आइए एक बाइट उनकी और सुनते हैं, हिंदी में है। मैं सत्कार के कोई कार्यक्रम में जाता नहीं। अगर मुझे यह मालूम होता तो मैं नहीं बोल देता, क्योंकि मैं सत्कार के कार्यक्रम में नहीं जाता, किसी के गले में हार नहीं डालता। अभी तक मेरा बिल नहीं है 100 रुपए का। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर के लिए मैंने हार खरीदी किया था और मैं अपना कटआउट नहीं लगाता, अपने पैसे से नहीं लगाता। मुझे बहुत लोग बोलते मेरा नाम कटआउट में फोटो नहीं है। अरे मतलब तेरा फोटो इसलिए नहीं कि तेरा फोटो लगा के कोई फायदा नहीं हो रहा इसलिए नहीं लगाता। जिस दिन लोगों को लगता है इनका फोटो लगाने से फायदा है तो लगा देते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं। तो मुझे आपने सत्कार किया, मैं नागपुर का ही हूँ और इसलिए आपकी शुभकामना और शुभेच्छाएं हैं। और बल्कि मैं इंजीनियर नहीं होने के बाद भी मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला और अभी भी हर साल 5 लाख करोड़ के काम है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है कोई। आपको मैं बता दूं, आप हमारे यहाँ काम करिए, ये महाराष्ट्र सरकार में बहुत तकलीफ है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दूसरा ठेकेदार को हमारे यहाँ घर आने की जरूरत भी नहीं है। बाकी जगह वो अभी आप बोल रहे थे ना भाषण में, काउंसिल तैयार करो, तो मैंने अजय को और सुनील को कहा और लिफाफा मांगने वाला नया तैयार हो जाएगा। पहले तो तुम त्रस्त हो। अच्छा, तुम्हारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो काम नहीं मिलेगा। चुपचाप सब गांधीवादी हो आप। क्योंकि नोटा दिए बिना काम नहीं होता कोई। तुम्हारी भी आदत बराबर है। तो अभी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वाले एजेंसियां मत बढ़ाओ, उल्टा कम करो। मैंने अभी निर्णय किया कि एक फाइल 16 जगह जा रही थी, तो पीएम ने कहा यह 4 जगह जानी चाहिए। तो एनएचआई चेयरमैन को कहा तुम्हारी कितनी जगह जा रही? 9 जगह जा रही, 12 जगह जा रही। मैंने बोला ये क्यों कर रहे हो आप? बोले सर ये प्रोसीजर है। मतलब प्रोसीजर नहीं है, हर जगह जिसके पास फाइल जाती है वो बोलता माझं काय। हटा म्हणले ये बंद करो। और अभी 4 ही जगह जाएगी। जितने लोग फाइल को जांच करते हैं उनसे कैसे क्लियर करना, उसका एक्सपर्टाइज आप जैसे लोगों के पास है और किसके पास है। तो सुन रहे थे आप अपनी सरकार की ही